Welcome student, welcome to our class. The topic of our today's class is scope of anthropology. हमारे जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हुए थे हमने उसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में डिस्कस किया और हमने मीनिंग में पाया कि एंथ्रोपोलॉजी का अर्थ क्या है. इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद मैन एंड हिज वर्क. वह अध्ययन की वह शाखा है जो मनुष्य और उसके कार्य का अध्ययन करता है. जब इसका अर्थ ही मनुष्य और उसके कार्य का अध्ययन करना है तो स्वाभाविक ही इसका स्कोप, इसका क्षेत्र भी क्या होगा, मनुष्य और उसके कार्य. हमने इसको तीन ब्रॉड, जब इसके स्कोप की बात करते हैं तो हमने इसको तीन ब्रॉड कैटेगरी में विभाजित किया है. पहला, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैन. किसका अध्ययन? मानव का अध्ययन. और जब हम मानव के अध्ययन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे भौतिक या शारीरिक मानव शास्त्र की बात करते हैं, जिसमें मानव के उद्विकास का अध्ययन किया जाता है, मानव विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है. जैसे कि मैंने जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स था उसमें विभिन्नता की जब बात आई थी तो मैंने कहा था विभिन्नता का यहाँ अर्थ क्या है, वेरिएशंस मतलब डिफरेंस. जैसे आई के कलर में डिफरेंस, स्किन के कलर में डिफरेंस, बालों के कलर में डिफरेंस, ये जो अंतर है उसकी बात करते हैं. मानव जीव विज्ञान का अध्ययन करता है, मानव आनुवांशिक का अध्ययन करता है, ह्यूमन जेनेटिक्स, जीन्स का मतलब जैसे आपने देखा होगा, जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनके बच्चे होते हैं. उनके जीन्स के आधार पर जो है उनकी बहुत सारी आदतें, उनकी हैबिट्स वगैरह भी बनती हैं. उनका देखना करना, फिजिकल अपीयरेंस भी जो है उस प्रकार से बनती है. सेकंड जो बात करते हैं हम यहाँ पर बात करते हैं, और ये जो बात है द स्टडी ऑफ मैन, ये जनरली एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी हम नहीं पढ़ते हैं. हम जो पढ़ते हैं वो यह है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ वर्क ऑफ मैन. मनुष्य के कार्यों का अध्ययन करते हैं. अब जब मनुष्य के कार्यों का अध्ययन करते हैं तो यहाँ हम किसकी बात करते हैं? प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, प्रागैतिहासिक पुरातत्व, मेटीरियल कल्चर ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम. अब जैसे आपने देखा होगा जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह के एक्सकवेशन में, उसकी खुदाई में जो प्राप्त हमें जो बर्तन, उनकी ग्रेट बाथ, उनका ड्रेनेज सिस्टम, ये जब खुदाई में हम जो अवशेष मिले हैं और इन अवशेषों के आधार पर हम क्या जानकारी प्राप्त करते हैं कि द सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली इट इज़ अ ग्रेट सिविलाइजेशन. इट वाज अ बहुत अच्छी और बड़ी सिविलाइजेशन थी. और हमें बताते हैं कि उस समय भी वो लोग जो है बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड थे, है ना. बहुत सारी जानकारियाँ जो है हमें प्राप्त होती है उसके बारे में. डेरिवेशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम स्टडी ऑफ मटेरियल कल्चर. भौतिक संस्कृति से मानव समाज के उद्विकास के कारणों का पता लगाया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है. अब जैसे आपने देखा कि जितने भी जो मटेरियल भौतिक संस्कृति है, जो मटेरियल हमें प्राप्त होते हैं उसके आधार पे हम बताते हैं कि जो सोसाइटी है फ्रॉम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन, समाज अलग अलग उद्विकास के स्तर या चरणों से गुजरता हुआ आज जिस आधुनिक या जिस सभ्य समाज की हम बात करते हैं वो यहाँ पर पहुँचा है. जैसे सेवेज, बर्बर, सिविलाइज्ड. ऑगस्ट कॉम ने इसको थियो मेटाफिजिक्स की बात की. तो ये कैसे अलग अलग जो है स्तर से गुजरता हुआ हमारे यहाँ पहुँचा है. इसके साथ ही हम उसके सांस्कृतिक मानव शास्त्र, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की भी बात करते हैं. और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में हम पाते हैं दो इम्पॉर्टेंट चीज़. पहला भाषाई और सांकेतिक, जिसमें विचार, कला वगैरह सब आ जाता है. और दूसरा आर्थिक मानव शास्त्र,
अब आर्थिक मानव शास्त्र में हम जो है उनके जितने भी भौतिक संस्कृति, जैसे वहाँ पे किस प्रकार बार्टर सिस्टम था, उपभोक्ता व निर्माण व माल के वितरण किस प्रकार का होता था, इन सब का अध्ययन करते हैं। जब हम यहाँ पे भाषाई और सांकेतिक या विचार या कला की बात करते हैं तो हम यहाँ पाते हैं कि कैसे कला, भाषा, संकेतों द्वारा कैसे संचार के माध्यम वहाँ पर होते थे। वहाँ पर का मतलब है प्री हिस्टोरिक, या हम ये कहते हैं आदिम समाजों में, है ना, आदिम समाजों में किस प्रकार से होते थे उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसके साथ हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पे क्या होता था, चिन्ह, साइन के द्वारा जो है लिपि जो कैसी होती थी, साइन से समझाया जाता है ना, चिन्हों द्वारा समझाया जाता था। जब हम यहाँ विचार और कला की बात करते हैं तो आदिम तर्क, जो प्रिमिटिव लॉजिक होते हैं उसकी बात करते हैं, धर्म, जादू, मिथक और विज्ञान की बात करते हैं, कला, मौखिक साहित्य, संगीत, नृत्य, चित्र, मूर्ति बनाने की कला की बात करते हैं। आपने देखा होगा जब आदिम तर्क या धर्म, जादू या मिथक या विज्ञान की बात करें हम यहाँ पर, तो कई चीज़ें हैं। जब रिलीजन की हम बात करें तो हम रिलीजन में बात करते हैं कि कैसे बहुत सारी जो हमारे जितने भी आज देवी देवताएं हैं, या हम जितने भी जो है हमारे वर्शिप डेटी जो है, जैसे सूर्य भगवान है, हम उसकी पूजा करते हैं। तो जो आदिम समाज था वो सूर्य भगवान की जो पूजा करना जब से शुरुआत में जब प्रारंभ हुआ था, उसके पीछे शायद कारण यही रहा होगा, पहला फियर, डर किस बात से, जैसे सपोज बारिश आ जाए, बाढ़ आ जाए, है ना, बाढ़ से मनुष्य को जो जन और माल दोनों की हानि होती है, या आग लग जाए जो कि मनुष्य के कंट्रोल से परे है, भय। दूसरा, भय के साथ साथ अज्ञानता, अब पता नहीं होता है कि क्या है, तो वो उसके कारण या उसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं होने के कारण उसको पूजने लगता है। जैसे सूर्य भगवान को हम पूजा करते हैं तो दो प्रकार, या तो एक तो उसकी यूटिलिटी की वजह से कि अगर सूरज की रोशनी हमारे जीवन में नहीं हो तो क्या होगा, उसकी उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में, और दूसरा एक उनको बड़ा अजीब सा उस समय आग का गोला लगा होगा जो कि उनकी समझ से परे था, उस चीज़ को लेके उनके दिमाग में शायद भय रहा होगा। तो इसलिए मतलब कहते हैं कि रिलीजन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फियर, भय से धर्म की उत्पत्ति हुई है ना। तो डर के मारे भी जो है, तो बहुत सारे ऐसे जो मैजिक्स वगैरह, जादू वगैरह जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे टोटके वगैरह होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी चीज़ों को, अपनी एक्टिविटी को उसके साथ कोरिलेट करते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों का जो उद्भव आदिम समाजों में हुआ है उसका अध्ययन यहाँ पर हम मानव शास्त्र में करते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे सामाजिक मानव शास्त्र, जिसमें विभिन्न सामाजिक जीवन के विकास का अध्ययन किया जाता है। मैंने यहाँ पे आपको पहले भी जब हमारा लेक्चर हुआ तो मैंने बताया था आपको कि कैसे फैमिली, मैरिज जो हमारे बेसिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे एक सेक्स कम्युनिज्म था और धीरे धीरे जो है परिवार जो एक्सटेंडेड फैमिली से, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली तक, आज जिस न्यूक्लियर फैमिली की हम बात करते हैं, और आज तो ज़माना आ गया डिंग फैमिली, डबल इनकम नो चिल्ड्रन वाली फैमिली आ गई है। तो ये जिन स्टेजेस से, हालांकि हम ये नहीं कह सकते हैं दिस इज़ एन आइडियल फॉर्म ऑफ फैमिली, ये आइडियल फॉर्म ऑफ फैमिली नहीं है, बट फैमिली, परिवार जो है जिन स्तरों से गुजरती हुई जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली तक पहुंची है, या फैमिली का एग्जिस्टेंस किस प्रकार से हुआ, उसका अध्ययन हम मानव शास्त्र में करते हैं। ये तभी करेंगे जब हम पुरानी चीज़ों को पढ़ेंगे और आज की चीज़ों को पढ़ के हम जो तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और तब पाते हैं कि हम ये कितने स्टेजेस रहे होंगे, उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। ऐसे ही जब हम विवाह की बात करते हैं तो जो सेक्स कम्युनिज्म था और धीरे धीरे कैसे पॉलीगैमी से सिंगल मैरिज, मीन्स मैरिज बिटवीन मेल एंड फीमेल, वन मेल एंड वन फीमेल, विच इज़ एन आइडल फॉर्म ऑफ मैरिज, जो कि एक मैरिज का आइडल फॉर्म है, मोनोगैमी जिसको हम बोलते हैं, उसका जो है अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार जो विवाह
अलग अलग चरणों से गुजरता हुआ जिस संस्था विवाह जैसी संस्था का जो हम देख रहे हैं उसका कैसे अलग अलग चरणों से गुजरते हुए विकास या जिस स्टेज पे आज पहुंचा है उसका अध्ययन किया जाता है। तीसरी हम यहाँ बात करते हैं द स्टडी ऑफ racial and cultural distribution of man on अर्थ। किसका अध्ययन करें? द स्टडी ऑफ रेशियल एंड कल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन ऑन द अर्थ, जिसको हम क्या कहते हैं? नृजाति विज्ञान भी कहा जाता है कि अलग अलग प्रजातियां जो कि हमारे पृथ्वी पर पाई जाती है उनकी संस्कृति कैसी रही होगी, वो किस प्रकार से पूरे संसार में एक जगह से दूसरे जगह जो है फैले होंगे, उनका अध्ययन किया जाता है। नृजाति एवं संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और इसके अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार नृजाति के प्रवासन और पूर्व में संस्कृति के प्रसार के कितने प्रकार रहे होंगे उसका अध्ययन करते हैं। नृजाति एवं सांस्कृतिक वर्तमान विभाजन जो है, रेसिस को अलग अलग विभाजन, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां पाई जाती है उसका अध्ययन करते हैं। हेंस द स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज मैन एंड हिज वर्क्स। मनुष्य ने जो भी कार्य किए हैं उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। अब हमने देखा कि ये स्कोप किस प्रकार से जो है बदलता भी है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेंजिंग स्कोप ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। सामाजिक मानव शास्त्र का बदलता क्षेत्र। सामाजिक मानव शास्त्र किस प्रकार से बदला है उसका अध्ययन हम यहाँ पर कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पे कि जब हम डेफिनेशन में हमने एम.एन. श्रीनिवास की जब डेफिनेशन बात कही थी तो हमने ये उन्होंने श्रीनिवास ने ये कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आदिम समाजों का ही अध्ययन करते हैं, ये वर्तमान समाज का भी अध्ययन करता है। और ये भी नहीं, ये तुलनात्मक अध्ययन करता है। इसका मतलब इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत है। आदिम एवं प्रागैतिहासिक समाजों तक ही सीमित नहीं है। रॉबर्ट रेडफील्ड, लेविस, मेडलबाम, मेयर, बेली आदि ने ग्रामीण समुदायों का अध्ययन किया जाता है। तो ये आदिम नहीं, ये ग्रामीण समुदायों का भी अध्ययन करती है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने फोक कल्चर, लोक संस्कृति और पीजेंट कल्चर, कृषक संस्कृति जैसे दो जो कॉन्सेप्ट थे, अवधारणा जो थी उन्होंने दी थी, वे अपने मेक्सिको के एक गांव के अध्ययन के आधार पर दी थी। अब हम बात करते हैं भारतीय मानवशास्त्रियों की, जैसे दुबे, मजूमदार, गुरिये, आंध्र बेतेई, श्रीनिवास, A.R. देसाई आदि ने, जो समाजशास्त्री रहे हैं, आदि ने
ग्रामीण समुदायों का अध्ययन किया है। भारत में भी जो है इन लोगों ने ग्रामीण समुदायों ने अध्ययन करने के बाद इन्होंने बहुत सारी अवधारणाएं जैसे संस्कृतिकरण, लघु व बृहद परंपरा, यूनिवर्सलाइजेशन, प्रोक्लियराइजेशन, प्रभु जाति, संस्कृतिकरण, लघु परंपरा, महती परंपरा, लौकिकरण, सार्वभौमिकरण, स्थानीकरण आदि की अवधारणा का विकास भी किया और उनका प्रयोग भी किया। और हम पिछले कुछ वर्षों में हम देखते हैं कि एल्टन मेयो ने जो लेबर एक इंडस्ट्रियल कंपनी थी अमेरिका में, उसके जो श्रमिक वहाँ पर जो काम कर रहे थे उनके सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया। और संबंधों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि किस प्रकार व्यक्ति के सामाजिक संबंध जो होते हैं वह उत्पादन को प्रभावित करते हैं। यही नहीं, पाउडर मेकर ने फिल्म उद्योग व वाइट ने होटल उद्योग का भी अध्ययन किया जाता है। ये सिर्फ यूरोपीय समाजों में नहीं हुआ, इवन भारतीय समाजशास्त्रियों ने जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने मजूमदार, बॉस, सेठ आदि ने कानपुर, कलकत्ता, बड़ौदा, पूना आदि नगरों में औद्योगिक संस्थाओं एवं शहरी जीवन का अध्ययन किया। सामाजिक मानवशास्त्रियों ने राष्ट्रीय चरित्र को भी अपने अध्ययन का क्षेत्र माना है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट। किसको माना? राष्ट्रीय चरित्र को भी अपने अध्ययन का क्षेत्र माना है। गॉफर एवं मार्गेट ने अमेरिका तथा बेनेडिक्ट ने जापान के राष्ट्रीय चरित्र का अध्ययन किया। मेडलबाम ने भारतीय राष्ट्रीय चरित्र के अध्ययन के लिए गांधी जी के जीवन को चुना। हाउ गांधीयन फिलॉसफी हैज़ अफेक्टेड द इंडियन टू बिल्ड देयर नेशनल कैरेक्टर। जो उनका राष्ट्रीय चरित्र है उसका निर्माण करने में किस प्रकार गांधी दर्शन ने जो है अपनी भूमिका निभाई है, अपना रोल प्ले किया। अंत में मैं यही कहूँगी कि कुछ मानवशास्त्रियों ने इसे चिकित्सा और युद्ध के क्षेत्र को भी अपना अध्ययन क्षेत्र बनाया है। सो बाय गेटिंग इनटू ऑल दीज सेक्टर्स का मतलब यहाँ क्या हुआ? हम संस्कृति की बात करते हैं, हम समाज की बात करते हैं, हम नेशनल बिल्डिंग की बात करते हैं, हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, हम चिकित्सा अब युद्ध क्षेत्र की बात करते हैं। इट मीन्स इट हैज़ टच्ड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो क्या हुआ? इसका स्कोप क्या हुआ? द स्कोप ऑफ social anthropology means man and his works and the works of man। मनुष्य के कार्य ने मनुष्य के सभी आयामों, सभी एस्पेक्ट्स को जो है छुआ है। कोई भी एस्पेक्ट्स लेफ्ट आउट नहीं हुआ है, क्योंकि मनुष्य, मैंने जैसे आपको पहले बहुत सारे लेक्चर्स में बताया, मनुष्य सेंटर में होता है और उसके सारे एस्पेक्ट्स जो कि उसकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वह चीज़ जो है मानव शास्त्रियों ने अपने अध्ययन की विषय वस्तु उसको माना है। थैंक यू एंड थैंक यू। हैव अ गुड डे।